नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं पॉइंट टू पॉइंट और हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये तो रिपीट भी किया गया है और पहले भी बता रखे हैं। पंथी हो, कर्मा हो, सुआ हो, राउत नाचा हो, पंडवानी हो और काफ़ी हद तक झूमर हो, क्योंकि झूमर जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। पंथी लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा जो हमने बता ही दिया, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, झूमर, ये सभी जो है आपका कर्मा भी लिख लीजिएगा, कर्मा यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की फॉर्मेशन का तो 2000 ईस्वी में हुआ था और ये मध्य प्रदेश से अलग हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना था, फिर बाद में संविधान संशोधन के द्वारा उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड 2000 में। ठीक है, मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मौज से मांडू, मौज से मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो ग्वाइटर रोग होता है, घेघा रोग जो होता है ये किसके कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। काफ़ी लल्लू सा क्वेश्चन है ये घेघा वाला, है ना। और मैंने बताया था कि किस ग्लैंड में, किस ग्रंथि में जो है खराबी आ जाती है, तो आप कहोगे कि अबटू ग्रंथि जो है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड, है ना। थायराइड ग्रंथि में विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी जो है नॉर्मली काम जो है नहीं करता है सामान्य रूप से। अब पूरा काम करना बंद कर देगा तो आदमी रहेगा ही नहीं ना, मतलब जैसा काम करना चाहिए उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है थायराइड में। और ये किस लिए होती है कि आयोडीन उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। उसे हिंदी में घेंगा कहते हैं और अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, गले के नीचे जो है ऐसा गोला टाइप से निकल जाएगा, आप गांव घर में देखे होंगे, तो गांव घर में क्या करता है, हल्दी और चूना लगा लेता है, कुछ दिन के बाद जो है ठीक होने लगता है। अब भगवान जाने, है ना। इसके अलावा विटामिन ए के कमी से आंख की रोग होती है। जो भी आंख की रोग है, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये जो भी है विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपको याद रखना चाहिए, रेटिनॉल होता है। इसके अलावा विटामिन बी1 के कमी से जो है आपका बेरी नामक रोग होता है और विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है ये आपका थायमीन है ना, उल्टा लिखा गया है। थायमीन आपका रासायनिक नाम होता है और बेरी बीमारी होती है। इसके अलावा विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूरों से खून आने लगता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। और सभी प्रकार के जो भी सिट्रस फल हैं, जो भी खट्टे फल हैं, विटामिन सी के अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन सी जो है आपको त्वचा संबंधी प्रोटेक्शन भी देता है, इसीलिए त्वचा का बीमारी भी विटामिन सी के कमी से हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जिसे एक और बीमारी होता है ऑस्टियोमलेशिया। देखिए हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं, वहीं से बना है ऑस्टियोमलेशिया। ये भी हड्डी का ही बीमारी है और रिकेट्स भी हड्डी का ही बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डी का जो ग्रोथ है वो सामान्य से कम हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसीलिए आप गांव घर में छोटे बच्चे को धूप में सवेरे सवेरे उनकी माताएं जो है, उनके अभिभावक जो हैं, वो धूप में उनको सुखाते हैं, छोटे बच्चे को थोड़ा देर के लिए डाल देते हैं ताकि उसको विटामिन डी भरपूर मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि सवेरे की धूप में विटामिन डी काफी होता है। इसके अलावा विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता आप समझ रहे हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन के कमी के कारण जो ब्लड है ना वो क्लोट नहीं होता है। क्लोट मतलब जमना, थक्का नहीं जमता है ब्लड का, ये विटामिन के इसमें रोल निभाता है। प्लेटलेट्स भी रोल निभाता है। अगर भाई ब्लड क्लोट ना हो तो क्या होगा, तो आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा। जैसे कहीं ब्लड लग गया तो पूरा खून उसी रास्ते बह जाए, क्योंकि क्लोटे नहीं हो रहा है तो जाली कौन बनाएगा, ब्लड कौन रोकेगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हीमोफीलिया नामक बीमारी में जो है ब्लड क्लोट नहीं होता है। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार जो है समग्र लिटरेसी रेट आपसे पूछ रखा
रखा है, सब दिन बताते आइए भैया। अभी फिर से वो सीट याद दिलाऊंगा, यहाँ पे नीचे देखिए यही सीट दिखाते हैं ना हम, देख लीजिए फिर से यही सीट। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, जैसे कल आपका जो पूछा गया था कि जन घनत्व इंडिया का टोटल तो 382 है, टोटल सेक्स रेशियो पूछा गया 943 हो जाएगा, है ना। दशकीय वृद्धि पूछा जाएगा तो 17.64 हो जाएगा, है ना। टोटल लिटरेसी रेट पूछा जाएगा, देखिए ये बुक है थोड़ा हल्का लेवल का, तो यहाँ पे लिखा है 73, मैंने आपको बता रखा है कि ये होना चाहिए 74.04 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सब दिन लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मेल साक्षरता लिख के रखा है 80.9, मैंने आपको लिख के बताया भाई 82.2 के समथिंग जो रहे उनको टिक करके आना, है ना, पुरुष साक्षरता दर में, ठीक है। ये सीट मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि ये ग्राफिकल इमेज प्रदान करता है, ये बुक हमारे पास एक बुक है, इसमें ग्राफ्स में दर्शाया गया है जनगणना को, इसीलिए मैं इसे रख दिया और आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। जनगणना जो है इसमें जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यहाँ पे आगे है, तो राजस्थान सबसे, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, है ना, और पांचवा जो है जम्मू कश्मीर। अब तो ये बदल गया है, जम्मू कश्मीर 2019 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और कल इससे भी क्वेश्चन आया था, हर लफ्ज में क्वेश्चन है। 2019 में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इससे कौन कौन से आर्टिकल जो है निष्क्रिय हो गए, तो 370 और 35 का ये दोनों आर्टिकल जो है संविधान के अंदर निष्क्रिय हो गए, ठीक है। इसके अलावा जनगणना से कुछ और क्वेश्चन रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या तो यूपी का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का, सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन जो है ये आपका महाराष्ट्र का है, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है ये सिक्किम का है, ठीक है। सबसे अधिक जो आपका लिंगानुपात है ये आपका केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है केरला का है, हाँ यही लिंगानुपात बता ही दिया। और हरियाणा में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे कम वन भी हरियाणा के अंदर ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी जनसंख्या, हाँ सबसे अधिक शहरी जनसंख्या परसेंटेज पूछेगा तो गोवा बताना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो बिहार बताना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश बताना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो दिल्ली बताना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सेक्स रेशियो पूछेगा तो पुदुचेरी बताना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। समृद्धि योजना दिल्ली किसने स्टार्ट किया था, वहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल ये सब दिया गया था। तो देखिए दिल्ली में जो चीफ निर्णय लेते हैं लगभग देखिए दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सीएम भी होता है, पुदुचेरी में भी सीएम होता है, ठीक है। तो दिल्ली में भी सीएम है ना। तो दिल्ली में उपराज्यपाल जो है आप ओवरऑल समझिए, क्योंकि है तो इनडायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेश ही, ठीक है। तो यहाँ पे उपराज्यपाल ऑप्शन से भी मतलब कॉमन सेंस लगा के भी आप मार सकते थे, उपराज्यपाल ही राइट आंसर होगा। आई थिंक आप लोग बताइएगा कि इसमें और क्या दो ऑप्शन दिया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा था कल्याण कुट्टी अम्मा किससे संबंधित है, कि कल्याण कुट्टी अम्मा पहले भी पूछा गया है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है, माफ कीजिएगा कल्याण कुट्टी, हाँ मोहिनीअट्टम से संबंधित है, कल्याण कुट्टी अम्मा राइट है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती ये सब जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। ये सब जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, जो हमने ये 3 कैरेक्टर लिखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि एविडेंस का सिनोनिम क्या होगा। देखिए एविडेंस मतलब होता है सबूत, सबूत का ऑप्शन में आपको दे रखा था प्रूफ, प्रूफ मतलब भी यही होगा एक तरीके से, है ना। प्रूफ मतलब वेरीफाई करना, प्रूफ करना, है ना। तो एविडेंस टाइप से भी हो गया, तो ये भी आपका जो है प्रूफ हो जाएगा एविडेंस का। फैक्ट भी हो सकता है, देखिए फैक्ट भी हो सकता है आपका एविडेंस का सीनो। तो देखिएगा कि प्रूफ दिया गया था, वैसे एक से कई अधिक सीनो एंटो हो सकता है। भाई एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, अंग्रेजी में बस यही डिमोरिट लगता है मुझे, हिंदी में भी होता है लेकिन हिंदी में कम होती है, अंग्रेजी में तो बात ही मत करो, है ना भाई। इसके जगह पे यूज होगा तो इसका अर्थ ये हो जाता है, फिर इसके करेंगे तो ये हो जाता है ना। अंग्रेजी तो बहुत ही मतलब वर्ड मीनिंग के लेके बड़ा है, बाद बाकी ग्रामर तो बहुत ही छोटा है। ग्रामर अगर कोई 2 महीना ठीक से पढ़े तो पूरा क्लियर कर सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था, एक बच्चा अपने बोल रहा है भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। भाई खैर दोनों क्वेश्चन में से कोई भी हो, मदन मोहन मालवीय का जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। पुराने वाले बीएचयू की बात करेंगे तो ये 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ ऐसा माना जाता है। बाद में बनारस हिंदू कॉलेज एक अलग है ना। तो डिपेंड करता है कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी और मुझे क्या बताना है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया है। इसमें आप लोग मुझे बताइएगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था।
इसके अलावा कई सारे ऐसे क्वेश्चन है भैया जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन, वो भी लैंग्वेज डिपेंडेंट है कि किस लैंग्वेज में आपसे पूछ रखा है ना। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां किए हैं। ये आपसे अलीगढ़ आंदोलन से भी संबंधित जो है नेता हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। इसके अलावा जामिया मालिया विश्वविद्यालय, इनके जो संरक्षणों में रहे थे, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। देखिए, तो जामिया मालिया विश्वविद्यालय के जो संरक्षकों में है ये अबुल कलाम आजाद है, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो 3rd राष्ट्रपति है इंडिया के, है ना, और पद पे रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी आपका जाकिर हुसैन साहब भी है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो थे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो आपका दिल्ली के अंदर है, इनके संरक्षण थे, ठीक है, संरक्षक थे, ठीक ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भागीरथी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। भागीरथी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में आपका गंगा दिया गया था, तो गंगा ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदी कहाँ मिलती है, मैंने आपको ग्राफिकल इमेज में बताया था कि इस प्रकार से देखिए, ये अलकनंदा है और ये आपका भागीरथी है। ये दोनों आपका देवप्रयाग नामक स्थान उत्तराखंड में है, यहाँ पे मिलता है। अब ये वाली धारा जो है ये गंगा बन जाती है। ये गंगा जैसे ही आगे पहुंचती है, रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम भी रामगंगा नदी है, और इस प्रकार से रामगंगा नदी गंगा की प्रथम सहायक नदी बनती है। आगे जाती है तो यूपी के अंदर गोमती मिलती है, फिर और आगे जाती है सरयू मिलती है, फिर और आगे जाती है कोसी मिलती है बिहार के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से फिर और आगे जाती है तो महानंदा मिल जाता है, और यह अंतिम नदी है आपका गंगा का इंडिया में सहायक नदी उत्तर के तरफ से। फिर दक्षिण की तरफ से आएंगे, यमुना मिल जाता है, पटना के पास सोन मिलता है, फिर निरंजना मिलता है, अजय मिल जाता है, कर्मनासा मिल जाता है ना। और फिर जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचता है तो 2 धारा में फिर बढ़ता है। एक धारा को हुगली कहते हैं जो इंडिया में रह जाती है, और एक को पद्मा कहते हैं जो बांग्लादेश में चली जाती है। अब ये जो पद्मा है और उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी फॉलो होके आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाने लगता है, और जब इसी ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश के हिसाब से यमुना का और गंगा का एक धारा जिसे पद्मा कहा जा रहा है, दोनों जब मिल जाती है तो इस संयुक्त जल धारा को मेघना कहा जाता है। अभी पेन नहीं है मेरे पास, नहीं तो ऐसे समझाता ना कि मजा आ जाता, वैसे भी मजा आ ही गया होगा, है ना। पेन रहता है तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखाता है दोस्तों, कल पेन आ जाएगी, है ना। कोई सुने कल पेन टूट गया हमसे, है ना। इसके अलावा ये हो गया आपका भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती, देवप्रयाग में गंगा बनती है। गंगा की सभी सहायक नदी हमने देखा, इंडिया से आउट कैसे होता है, बांग्लादेश कैसे जाता है ये भी देखा, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी का जो एक धारा जो बांग्लादेश में यमुना कहलाता है, ब्रह्मपुत्र का धारा, जब ये यमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाता है तो ये संयुक्त जलधारा को जो है बांग्लादेश के अंदर मेघना कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, सेकेंड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सोन है, और सोन के बारे में ये पूछा जाता है बहुधा कि किस ओर से आके गंगा में मिलता है, तो ये दक्षिण के तरफ से आके मिलता है, पटना के पास, आरा के पास, ठीक है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। गंगा सफाई कार्यक्रम का नाम नमामि गंगे दिया गया था। ये मोदी मंत्रिमंडल जब पहली बार मोदी सरकार आए थे सत्ता में, तो इनका जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना था नमामि गंगे, है ना। इसके अलावा फरक्का बांध परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये भी गंगा नदी के ऊपर ही स्थित है, फरक्का बांध परियोजना। इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना, ये इंडिया की सबसे बड़ी ऊंची बांध परियोजना है, माफ कीजिएगा, ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे उत्तराखंड के अंदर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा एक महानदी बांध परियोजना है जो आपका किस पे है, महानदी पे है, हीराकुंड बांध परियोजना है ना, एक हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पे, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे लंबा बांध परियोजना है। और एक है आपका भाखरा नांगल बांध परियोजना, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है जो आपका सतलज नदी पर है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए मेमोइर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, देखिए इसमें 3 प्रकार की किताब क्लियर नहीं है, तो इस प्रकार से मिलता जुलता 3 किताब है मेरे पास जो मैं जानता हूं। जैसे आपका अनफिनिश्ड ए मेमोइर है, ये पहले भी पूछा गया है,
है ना, ये फेज 10 से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा जो है एक तो बॉलीवुड में इतना नाम कमाई, ऊपर से जो है इनकी शादी विदेशी से हुए हैं, है ना, निक जोनास नाम है ना। तो ये जब से हुआ है तब से कुछ ज्यादा ही फेमस है ना। तो अनफिनिश्ड ए मेमोइर जो है ये प्रियंका चोपड़ा की किताब है। आएगा मजा बरसात वाला गीत में ये भी हीरोइन है। इसके अलावा एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज नहीं, इस प्रकार का एक पुस्तक है एक्सरसाइज ए मेमोइर, ये तस्लीमा नसरीन लिखे हैं। ठीक है, तस्लीमा नसरीन आप जानते हैं, तस्लीमा नसरीन को लज्जा नामक पुस्तक भी तस्लीमा नसरीन ने ही लिखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये लेडीज है तस्लीमा नसरीन। इसके अलावा नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं सब दिन आपसे एक चीज बताते आया हूं ये चुनाव को लेकर कि भैया नगर निगम का चुनाव जो है इसीलिए राज्य चुनाव आयोग को रखा गया है कि नगर निगम का चुनाव करवाना आप और ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना आप। बाद बाकी जो भी चुनाव है ये सभी के सभी चुनाव केंद्र में जो चुनाव आयोग है ना, ये करवाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जो केंद्र में होता है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक इसकी व्याख्या है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये राजीव कुमार साहब हैं। ठीक है, तो जो केंद्र में है वो कौन कौन सा चुनाव करेगा, तो लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, ये सब चुनाव कौन करवाएंगे, तो ये करवाएंगे जो है निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, लेकिन जो राज्य में चुनाव आयोग होता है, जैसे बिहार में पंचायत का चुनाव होना है, बिहार में किसी नगर के नगर निगम का चुनाव होना है, तो बिहार का जो अपना चुनाव आयोग है जो राज्य के अंदर है वो करवाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं इस बात को। चलते हैं आगे। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत से जो संबंधित आर्टिकल था ना, संविधान संशोधन था ना, ये 73वां था, और नगर निगम से जो संबंधित संविधान संशोधन था ना, ये 74वां था। और इन दोनों का कंबाइंड एगो आर्टिकल है 243। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, आई तक पार्ट है, जी तक पार्ट है, तो ये जो है किसी न किसी रूप में या तो ग्राम पंचायत से या तो नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 40 कहेगा तो प्योर ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत और नगर निगम का आपसे भाग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुसूची पे आ जाते हैं। तो ये 11वीं अनुसूची जो है ये आपका पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से। अब 12वीं अनुसूची जो है ये नगर निगम से संबंधित है, तो ध्यान रहेगी ना, एकदम रहेगी। और 9वां भाग जो है ना ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और 9 का ए भाग है ना ये नगर निगम से संबंधित है। आई होप आप जो है ग्राम पंचायत और नगर निगम के बारे में मोटे मोटे तौर पे सब कुछ जान लिए हैं बंधु। जान लिए हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, उंगली तो दबाना है ऊपर वाला। अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये राधा कांत देव ने किया था। धर्म सभा की स्थापना कब होती है, तो जिस साल ब्रह्म समाज की स्थापना होता है उससे 1 साल बाद, यानी 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था और 1829 में धर्म सभा की स्थापना हुआ था। धर्म सभा की स्थापना भी कोलकाता में और ब्रह्म समाज की स्थापना भी कोलकाता में। फर्क है कि ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय और धर्म सभा जो है राधा कांत देव, दोनों में रा जो है शब्द पहला है, ये है वो, तो यहां से भी आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना समाज 1867 महाराष्ट्र में होता है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है दयानंद सरस्वती, और ये मुंबई में होता है, नहीं बम्बई कहे यहाँ पे क्योंकि मुंबई तो बाद में बना है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो मुंबई में CSMT है, कोई CSMT जो है ये CSMT का फुल फॉर्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसका नाम पहले था दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनस। चूंकि ये मेरा हेड क्वार्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पुणे में रहता हूं, है ना, तो यहाँ पे मैं बहुधा जाना आना रहता है। तो कल या परसों के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमसे छूट गया था, तो यहाँ पे याद आ गया तो बता दिए हैं, है ना। इसके अलावा 1867 में महाराष्ट्र में आत्माराम बता दिए, आर्य समाज की स्थापना बता दिया। 1875 बम्बई दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। मैं बार बार ये चीज बताता हूँ, कभी ना कभी छपेगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो है मूल शंकर है, जैसे मूल नाम पूछा जाता है ना, जिसका नाम है मूल शंकर है। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब पुणे के अंदर 1873 में करते हैं। इसके अलावा आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय करते हैं। इसके अलावा जो 1897 में विवेकानंद साहब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं,
थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित रहे इंडिया में एनी बेसेंट, तो ये याद रखना है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को ध्यान रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को याद रखना है। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को याद रखना है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को याद रखना है, या 10वें गुरु, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना। क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, आजीवन याद रहता है। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, इनसाइट का स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछा गया था। देखिए इनसाइट आप दो तरीके से लिखते हैं, INSIGHT, ठीक है, INSIGHT। देखिए ये वाला GHT वाला जो इनसाइट है ना, इसका मीनिंग होता है कि गहरा समझ। किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा इंसाइटमेंट पावर रहता है, मतलब गहरा समझ रहता है किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, है ना, किसी मतलब तथ्यों के बारे में उनके पास बहुत ज्यादा गहरा थॉट रहता है, इसे इंसाइट बोलते हैं, है ना। और एक देखिए इंसाइट ऐसे भी लिखा जाता है INCITE, ठीक है। इस इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, भड़काना, खास करके किसी गलत काम करने के लिए उकसाना, भड़काना, इंसाइट करना, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों मीनिंग का जो है प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, स्पेलिंग अलग अलग होता है और मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो यहाँ से अंग्रेजी का भी एक नियम मैंने आपको बताया है, तो ये भी आप अंदर रख लीजिए अपने माइंड में किसी कोने में। अगला एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। देखिए ऑप्शन में चावल दिया गया था, और जो मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ये तो खरीफ, जायद, रबी के महीना बता देगा भाई, तो फसल तो बात छोड़ो, है ना। तो चावल तो हो ही जाएगा, है ना। अब बहुत सारे गुरुजी इनको ऐसे बताएंगे कि चावल चावल पानी में डालो भात बन जाता है, फूल जाता है, तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी वाले महीने में जो होता है खरीफ होता है। अरे भाई इतना काहे दिमाग घुमा रहे हो, है ना। सीधे से टाइम पीरियड बता दो ना कि इसमें से इसमें जो होगा ये रबी होता है, इसमें से इसमें जो होगा खरीफ होता है, और इसमें से इसमें जो नहीं होता है जायद होता है। यही अच्छा तरीका है इन तीनों प्रकार के कॉर्प को बताने का, ठीक है। खरीफ की बुआई देखिए जून जुलाई में होती है, और कटाई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। अभी बारिश चालू होगी, खरीफ की बुआई, गांव घर में धान लगना स्टार्ट हो जाएगा। धान की बिया खसा दिए होंगे किसान हमारे गांव में, और जैसे ही पहली बारिश आएगी 2-3 दिन के बाद जैसे ही खेत में कदवा करने लग दो, मतलब पानी थोड़ा जमा हो जाएगा, तो बीजी निकाल के उसमें लगा देंगे। धान तो रोपन फसल है, आप जानते हैं, पहले धान की बीज डाला जाता है, फिर उससे जो पौधा निकलता है उसको उखाड़ के फिर से रोपा जाता है, इसे रोपन फसल कहा जाता है। जैसे प्याज भी रोपन फसल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रबी की फसल जो है, ये बुआई आपका अक्टूबर नवंबर में, जब कड़ाके की ठंड रहती है अपने यहाँ, तब आपका रबी की फसल की बुआई होती है। और कटाई जो है ये मार्च और अप्रैल, इसमें आपका कटाई हो जाता है, जब बहुत चिलचिलाती धूप, बैसाख के समय में, ठीक है। इसके अलावा जायद फसल, जायद फसल क्या होती है दोस्त, तो ये तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, फूट, गांव घर में वो फूट भी होता है, तो ये सब जो है जायद की फसल है। ये कहां पर होता है कि जो नदियां होती है, और नदियां के किनारे जो आप बलुई वाला मिट्टी आप देखते हैं, तो इसमें जो है लोग ज्यादातर जायद की फसल कर लेते हैं। लोग खेत में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पैमाने पे होता है। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसमें जो किसान लगे हुए हैं, तो आधा क्या 90% बिना वैज्ञानिक तरीके की खेती होती है अपने यहाँ। कोई मिट्टी की जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे होता है खेती। हाँ भाई पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पे होते हैं, वहाँ आजीविका का सहारा ही जो है मेन है, कमाई की जरिया ही खेती है, तो वहाँ क्या होता है सब चीज बराबर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होता है। लेकिन इंडिया में हर जगह तो ये संभव भी नहीं। अब मेरे पास 2 कट्ठा खेत है, हम मिट्टी जांच करवाने वैज्ञानिक को बुलाएंगे, वो ले लेगा 5,000 रुपया, तो कहाँ से हम 5,000 का तो उपजो नहीं होगा, तो कहाँ से हम जांच करवाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है बहुत आदमी जायद के फसल तो करने का जो टाइम पीरियड है समझते ही नहीं कि इस टाइम में जो है क्या क्या हो सकता है। इसलिए बताया कि नदी किनारे ज्यादा हो जाता है इस प्रकार से। खेत में तो होते ही हैं, लेकिन कम लोग करते हैं गांव घर में, है ना। इसके अलावा किस खिलाड़ी का उपनाम दवाल है। देखिए दवाल आपका राहुल द्रविड़ का है ना। ये पहले भी पूछा गया है। राहुल द्रविड़ को चाइना का दीवार या दवाल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि राहुल द्रविड़ साहब को एक बार आप आ जाइए, बोलिए कि जाइए, आपको जो है कभी आउट नहीं होना है। अब ये मत पूछिए कि रन कितना बनाएंगे, लेकिन आउट अगर आप उनको कह दीजिए कि शाम तक नहीं होना है, तो 2 दिन तक खेलेंगे, कभी आउट नहीं होंगे। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि रन कितना बनेगा, है ना। इसके अलावा राहुल द्रविड़ साहब जो है, ये वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच
है तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा जब कोच का बात आ गया तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बताने में क्या हर्ज है भाई, आपको बताओ। तो रोजर बिन्नी साहब जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है, और हरभजन सिंह ही वैसा मतलब व्यक्ति है, क्रिकेटर है, जो 3 बॉल में 3 विकेट लिए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हैट्रिक लेने वाला पहला जो है खिलाड़ी है। इसके अलावा अनिल कुंबले का नाम आपने सुने होंगे। तो अनिल कुंबले जो है ये एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले 3 ही खिलाड़ी हैं, एक अनिल कुंबले हैं, एक एयाज पटेल है, एयाज पटेल जो आपका न्यूजीलैंड का है, और एक आपका जिम लेकर साहब है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट ले लिए तो जिम लेकर, 2 नंबर पर अनिल कुंबले साहब और 3 नंबर पर एयाज पटेल। एयाज पटेल इंडिया का नहीं न्यूजीलैंड का है। इसके अलावा नजफगढ़ का हीरो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, दादा सौरव गांगुली को कहा जाता है, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। पेले जो है अभी अभी इनका निधन हो गया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है, चकदा एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी को कहा जाता है, पायल्ली एक्सप्रेस उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है, गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है पीटी उषा को, ध्यान रखेंगे गोल्डन गर्ल, ठीक है। इसके अलावा रावलपिंडी एक्सप्रेस ये आपका जो है शोएब अख्तर को कहा जाता है। तो ये सब कुछ जो है खिलाड़ियों के उपनाम ध्यान रखेंगे। अब देखिए 2 उपनाम पूछा गया, हिटमैन भी पूछा गया है। सभी जानते हैं कि शर्मा जी को हिटमैन कहा जाता है, और कल इन्होंने जो है मेरे ख्याल से 19 या 29 रन बनाए शर्मा जी, रोहित शर्मा साहब, है ना। तो ये आपका रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर है ना, का राजदूत कौन आया था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा था भैया, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका में किस साम्राज्य का वर्णन मिलता है, तो मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। इसके अलावा संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है पूछा गया था, तो ये आपका जो है जो अनुसूचित जाति और जनजाति इनसे जो है कुछ विशेष छूट उपबंध की व्यवस्था जो है भाग 16 में करा गया है। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, जो कितने भागों में विभक्त हैं, तो 25 भागों में विभक्त हैं। अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि आप तो कह रहे हो 22 भाग है, फिर कहते हो 25 भागों में विभक्त है, तो ये कैसा होता है भैया। जैसे मौलिक कर्तव्य बना तो भाग 4 तो था ही, लेकिन 4 का 1 क्रिएट कर लिया गया। भाग 9 तो है ही, लेकिन 9 का 1 क्रिएट करके नगर निगम को डाला गया। तो इस प्रकार से जो सब भाग बन गए, जो सब रूट बोल सकते हैं आप। एक तो रूट होता है कि मेन रास्ता है, और एगो मेने रास्ता में से वो छोटकू रास्ता ऐसे निकलेगा, तो इसे सब रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो बढ़ गया है ना, तो 3 गो बढ़ा है, तो 22 गो था, 3 गो बढ़ गया तो 25 गो नहीं हो गया। इसके अलावा नागरिकता है भाग 2 में, ठीक है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, भाग 4 में नीति तत्व, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज, है ना। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखेंगे, कुछ मतलब भाग में क्या है, और 9 का ये बता ही दिए हैं। इसके अलावा प्रकाश का एसआई यूनिट आपसे पूछ रखा है। देखिए प्रकाश का एसआई यूनिट हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। तो आई थिंक प्रकाश का भी कैंडेला ही होना चाहिए, ऑप्शन में बताएगा कैंडेला था कि नहीं। इसके अलावा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है भैया, निर्वात के अंदर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके अलावा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्त, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ध्वनि के बारे में पूछेगा तो ध्वनि नहीं हो, ध्वनि मतलब साउंड। तो साउंड जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। सूरज से प्रकाश की पृथ्वी पर जो मतलब हमें एक प्रिज्म रहता है, इससे जब सूरज की प्रकाश को गुजारते हैं प्रिज्म से, तो ये 7 रंगों में बट जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे जो है वायलेट रहता है ना। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण मतलब फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स में रंग को कहा जाता है, ठीक है। तो इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल सबसे नीचे वायलेट। अब इसका मतलब क्या है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा और वायलेट रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होती है। इसीलिए लाल रंग का खतरों के सिग्नल में यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी छितराव या प्रकीर्णन कहिए कम होता है। समझ में आया सब कुछ लॉजिकली। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पांड्य वंश के इनमें से कौन शासक है। वो ऑप्शन रहेगा तब बता सकेंगे भाई कि पांड्य वंश से कौन शासक है ना। तो ऑप्शन नहीं है। वैसे बता दे पांड्य वंश की राजधानी जो है मदुरई थी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है मतलब राजकीय चिन्ह जो है मछली था। इसके अलावा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कोई पूछता है, सब दिन पूछता है, पता नहीं क्या मिलता
मिलता है। तो 5 खिलाड़ी है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी है। बेसबॉल में 9 गो खिलाड़ी है। वॉलीबॉल में 6 गो खिलाड़ी है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट करा है कि बेसबॉल में 7 गो खिलाड़ी होता है। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, 9 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। तो ये सब खिलाड़ियों का जो क्वांटिटी है, किस खेल में कितनी होती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जयश्री का संबंध किससे है, इस प्रकार का प्रश्न आया है। तो एक जयश्री जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में कर्नाटक संगीत था क्या। इसके अलावा एक प्रश्न सीआरआर से आया है, प्रश्न क्लियर नहीं है, मैं बता दूं इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये आपका तय करता है आरबीआई। ठीक है, सीआरआर तय करता है, सीएलआर तय करता है ना, बैंक दर जारी करता है ना, इसके अलावा नोट छापता है, ये सभी आरबीआई का काम है। साख सृजन करता है, इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाता है, ये सभी आरबीआई के काम है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम टुडे एग्जाम है ना, जैसा चैनल का नाम सेम आपका टेलीग्राम चैनल का भी नाम है ना। तो यहीं पे आपको पीडीएफ अर्ली मॉर्निंग या उसी दिन रात को दे दी जाती है। और कल से जो है आपकी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पे रन करेगी। तो जिन बंधु को सीजीएल 2023 देना है, सीएचएसएल 2023 देना है, या फिर आगामी जीडी देना है, या फिर आगामी एमटीएस के लिए पढ़ते हैं, यूं कहे तो एसएससी की कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो आप सीजीएल 2023 वाली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करेंगे। उससे नीचे की जो भी एग्जाम होंगे उसको आप धुआं कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए, सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न देखने को मिला, जो पूछा गया था कि पेट की अम्लता, जो आपका एसिटिक गुण होता है पेट में, इसको दूर करने के लिए या कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सब दिन बताते आया हूँ भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो पेट के अम्लता कम करने के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब इसका सूत्र भी हमने आपको लिख के दिखाया है, MgOH का होल ट्वाइस होता है आपका क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके अलावा पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है जठर रस से, HCl जठर रस से निकलता है। जठर मतलब पेट ही होता है एक हिसाब से। तो यहाँ से आपका HCl निकलता है, जो हम भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, तो इस भोजन में जो आपका जीवाणु बीजाणु चला जाता है किसी न किसी रूप में, तो ये अम्ल का स्नान कराता है HCl। इससे क्या होता है, तो जो भी जीवाणु वगैरह आया होता है सब मर जाता है और भोजन जो है अम्लीय माध्यम में आ जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलती है, तो पेट से निकलती है, जो भोजन को जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जीवित चूना, जब जीवित चूना का क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप जल से प्रतिक्रिया करा देंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए अगर आप एग्जाम अटेंड करने वाले हैं। तो इसके लिए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम चाहिए आपको, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे साइंस से पढ़े होते हैं तो इसमें इसको कोई तकलीफ नहीं होता है, केमिस्ट्री में खास करके। लेकिन अगर जो आर्ट और कॉमर्स से पढ़े होते हैं 12 और ग्रेजुएशन, तो इनको तकलीफ होती है। तो मैंने कुछ कोड बता दिया है जनरल कंपटीशन के लिहाज से। जैसे लास्ट में CO3 होता है तो कार्बोनेट पढ़ने का है, SO4 रहता है तो सल्फोनेट पढ़ने का है, OH रहता है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ने का है। तो ये कुछ कोड है जो आपको काम आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जीवाणुरोधी के रूप में आप विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हो। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaO
Cl का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया। अब आपसे क्या पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, फिर भी बोलते हैं क्वेश्चन जो है हार्ड आ रहा है। भाई 25 में से 3-4 क्वेश्चन तो हार्ड देगा ना वो, है ना। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण जो है ये शाहजहां ने 1638 ईस्वी में किया था। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, तो आगरा को देख के जो है कोई दूसरा नहीं मार दीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। देखिए मोती मस्जिद दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, तो जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने करवाया था और जो आगरा में है वो शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा शालीमार बाग का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। ये कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है शालीमार बाग, है ना। हुमायूं का मकबरा कई दफा पूछा गया है, ये कौन बनवाया था, तो हुमायूं की विधवा पत्नी बेगा बानो, है ना। इसके अलावा शाहजहां के काल को मुगल वंश का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला आप समझ रहे हैं ना, कि जो बड़े बड़े नक्काशी वगैरह बनाए गए, जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह मकबरा वगैरह बनाए गए, तो ये सब जो है ज्यादातर है शाहजहां के काल में ही आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो है बिल्डिंग वगैरह का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा अगर ओवरऑल मुगल वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तब तो फिर अकबर मार दीजिएगा। ठीक है, अगर चित्रकला का स्वर्ण युग जो है मुगल काल में किसे कहा जाता है, तो फिर आपको क्या मारना होगा भैया, जहांगीर मारना होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुगल वंश इंडिया में कब से कब तक रन किया, तो आप बता देना 1526 से 1857 तक रन किया। ठीक है, 1857 में जो मुगल बादशाह थे अंतिम, इसका नाम थे बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर, है ना। तो यही अंतिम मुगल बादशाह था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर, उस समय बर्मा उनका पसंदीदा जगह हुआ करता था रंगून, रंगून ले गया जहां पर इस बादशाह का मृत्यु हो गया। ठीक है, और उनका समाधि भी रंगून के अंदर ही है। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धनगर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए धनगर लोक नृत्य का संबंध जो है ये आपका गोवा से है, लेकिन अगर इसी को मैं धनगरी लिख दूं तो फिर धनगरी लोक नृत्य का संबंध जो है महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि धनगरी पूछा था कि एकदम एक्यूरेट धनगर पूछा था। अगर धनगर पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए गोवा का कुछ त्योहार जैसे आपका सिमगो फेस्टिवल है, सो जो फेस्टिवल, ये भी गोवा में मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा जो है सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटकू है ना। इसके अलावा कोली डांस, रंगोली, तमाशा, लावनी, लेजिम, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, फुगरी भी रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में फुगरी भी होती है। इसके अलावा शिवाजी उत्सव भी होती है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा जो है गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े मेला कह सकते हैं इसे, ये भी होता है। इसके अलावा काला घोड़ा महोत्सव भी होता है। तो ये सभी जो है महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफा है, राष्ट्रकूट संरक्षण प्रदान किए थे श्री कृष्ण प्रथम। अजंता की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, और क्या चाहिए, बहुत सारा चीज है महाराष्ट्र में। जंजीरा का किला पूछ दिया था भाई, जंजीरा का किला कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में एक अलीबाग जगह है जो बीच के लिए जाना जाता है, पनवेल से थोड़ा साइड में है, तो यहीं पर आपके जंजीरा का किला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि देखिए महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो अजंता की गुफा है उसमें टोटल मिला के कितने केव हैं, तो आप बताओगे छोटे बड़े मिला के 30 केव है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कोई बच्चा तो सुल्तान खान बता रहा है, कोई बच्चा साबरी खान बता रहा है। अब दोनों में से जो कोई भी एक हो सकता है, दोनों का आंसर हमारे पास है। तो भैया सुल्तान खान जो है तो भी सारंगी से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब को जो है भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद साबरी खान भी जो है ना सारंगीय से संबंधित है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असद अली खान जो है, असद अली खान, सादिक अली खान, ये सब जो है रुद्र बीना प्ले करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। देखिए भैया मिल्खा सिंह की आत्मकथा जो है इस एग्जाम में 11 बार रिपीट हो गए हैं और 12वां बार आपके समय हो सकता है। ठीक है, तो मिल्खा सिंह का जो आत्मकथा है इसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ।
मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है गुरु? फ्लाइंग शेख। क्या? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ये उपाधि कौन दिया था? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग इट माई बे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर है प्लेइंग इट माई बे के लेखक। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है भैया? सौरव गांगुली। और ए लाइफ इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? ए लाइफ इज नॉट एनफ इनके लेखक कौन है गुरु? तो इनके लेखक है नटवर सिंह। ठीक है। इसके अलावा नो स्पिन इस किताब के लेखक कौन है? सेनवार। अब सेनवार इस दुनिया में नहीं है। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट आईपीएल के विजेता थे ना, ये राजस्थान रॉयल है और उस समय इसका कप्तान जो है सेनवार नहीं थे। ठीक है। अब इस दुनिया में नहीं है, ये जो है स्वर्ग सिधार हो चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के जो है आपका स्पिनर थे। इसके अलावा द टेस्ट इन माई लाइफ युवराज सिंह को जब कैंसर हो गया था तो उस समय इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड ये पुस्तक जो है बीवीएस लक्ष्मण का जो उनके टेस्ट कैरियर में 281 रन का हाईएस्ट पारी है, इसके ऊपर लिखा गया है। वनडे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर को आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट आपसे पूछा गया है। देखिए भैया, जनगणना के बारे में मैंने इतना तो आपको डोज दे ही दिया हूं कि आप अगर किसी का वीडियो नहीं देखोगे, किसी का किताब नहीं पढ़ोगे, जनगणना के बारे में कुछ भी नहीं जानोगे, अगर सिर्फ मेरा बात भी सुन लिए हो तो आपको जनगणना से क्वेश्चन नॉर्मली तो नहीं छूटेगा एग्जाम में। हाँ भैया, आप अंदर घुस के पूछ ले कि कौन से राज्य की सबसे कम पॉपुलेशन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम पॉपुलेशन है, किस जगह पे सबसे अधिक घनत्व है, मतलब छोटा जगह के हिसाब से, तो मतलब छूट सकता है। वैसे मोटे तौर पे तो छूटने का सवाल ही नहीं है गुरु, अगर आपने सिर्फ बात ही सुना हुआ हो, है ना। तो जनगणना 2011 में मैं थोड़ा सा डाटा आपको दे देता हूं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सिक्किम है सबसे कम। मैंने आपको सिक्किम से 3 चीज बताया है, याद कीजिए। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है और सबसे कम ओवरऑल पॉपुलेशन है। ये तीनों ही रिकॉर्ड जो है ना सिक्किम अपने नाम से लेके बैठा है। अब आइए सिक्किम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1975 में इंडिया का हिस्सा बना था, 22वां राज्य बना था सिक्किम और 36वां संविधान संशोधन किया गया था इसको इंडिया में मिलाने के लिए। ठीक है। सिक्किम में आपका लोसांग त्योहार होता है ना। सिक्किम में लेचपा जनजाति रहते हैं, भूटिया जनजाति रहते हैं सिक्किम के अंदर। ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा जो चोटी है ये आपका सिक्किम के अंदर है। तो ये तो सिक्किम की बात हो गई थी। अब मैं जनगणना पे आता हूं थोड़ी सी, है ना। देखिए, सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है, दूसरा सबसे कम मिजोरम की है ना। सबसे अधिक जनसंख्या इसका जस्ट उल्टा करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, दूसरा सबसे अधिक महाराष्ट्र का हो जाएगा गुरु, और तीसरा सबसे अधिक बिहार की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन दादा महाराष्ट्र का है, और अभी भी मैंने बताया कि सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन भी सिक्किम का है, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन भी सिक्किम का है और ओवरऑल कम पॉपुलेशन भी सिक्किम का है। इसके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट दादा केरल का है, सबसे कम लिटरेसी रेट दादा बिहार का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार बता ही दिया था, है ना। इसके अलावा मैं बताऊं सबसे अधिक जो आपका साक्षरता लिटरेसी रेट बता ही दिया, हाँ सेक्स रेशियो, है ना, ये भी केरला का है और सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पुदुचेरी का है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये दिल्ली का है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, है ना, इतना रखने में क्या जाता है। कुछ और जान लीजिए। टोटल ओवरऑल जो आपका घनत्व है इंडिया का डेंसिटी है 382 है, टोटल ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है 943 है, टोटल मतलब ओवरऑल जो आपका लिटरेसी रेट है 74.04 है, टोटल ओवरऑल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 है। अब क्या ही पूछेगा आपसे, बताइए ना, क्या ही पूछेगा, है ना। अगला प्रश्न, ज्वाला गुट्टा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैडमिंटन से संबंधित है, और आपको ऑप्शन में ज्वाला गुट्टा जी का नाम दिया गया था। आप जानते हैं ज्वाला गुट्टा जो है भारत के पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी थी, है ना। तो ये बैडमिंटन से कौन संबंधित हो जाएगा? ज्वाला गुट्टा, है ना। साइना नेहवाल भी आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सानिया मिर्जा और महेश भूपति ये टेनिस से संबंधित है। महेश भूपति को आप जानते हैं तो आज जान जाइए, इनका पहचान लारा दत्ता से भी है। लारा दत्ता को तो जरूर ही जानते होंगे, अरे हाँ जानते हैं हम, आपको जानते होंगे आप
लारा दत्ता हीरोइन, उन्हीं का पति है ये महेश भूपति। इसके अलावा नारायण कार्तिकेयन, ये मतलब लिमिटेड खिलाड़ी है नारायण कार्तिकेयन, इंडिया में बहुत कम फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं, तो ये नारायण कार्तिकेयन को जरूर ध्यान रखें, ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। जैसे आप मार्क्स वर्स्टापेन का नाम सुने हैं, मार्क्स वर्स्टापेन, अभी अभी इससे क्वेश्चन पूछा गया था भाई, है ना, कि मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है। पेन नहीं है दादा, नहीं तो लिखने में तो हम यहाँ से 180 के स्पीड में लिखते हैं, तो आप भी जानते हैं जो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स है इसके जो विजेता 2022 है मार्क्स वर्स्टापेन है। तो मार्क्स वर्स्टापेन क्या खेलते हैं भाई, यही जो कार चलाते हैं रेस वाला, है ना, इन्हीं को मुबारक हो, है ना। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा शूटिंग, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अब अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा के बारे में क्या है, तो देखिए भाई अभिनव बिंद्रा जो है ये 2008 में व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड जीतने वाला पहला आदमी बना था। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था राइफल शूटिंग में 10 मीटर वाली में। और नीरज चोपड़ा जो है ये सेकेंड पर्सन बने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में करवाया गया। इसमें भाला फेंका कितना, 87.58 मीटर। गोल्डन बॉय कहा जाता है, डायमंड लीग जीत लिया है 22 का और 2300 का मतलब पदक जीता है डायमंड लीग में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शरद कमल भाई ये भी फेमस हो गए। शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंधित है दादा, और इन्होंने 4 पदक जो आपका है कॉमनवेल्थ गेम 2022 CWG में जो है 4 गो पदक अकेले जीत लिए भाई साहब, 3 गो गोल्ड है 1 गो रजत, है ना। तो इसीलिए 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये शरद कमल को ही दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लक्ष्य सेन, है ना, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी का नाम आपने सुना होगा, ये सब उभरता हुआ खिलाड़ी है, ठीक है। चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक होगा एक सात्विक, ये सभी के सभी जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है। और आईपीएल में खिलाड़ी का क्या कहना दादा, पृथ्वी शॉ, यश धूल, ये सब जो है ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसीलिए इसके बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटा महासागर कौन है। अब ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा जो हमसे जुड़ा हुआ, बताइए भाई। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़कू महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। दूसरा स्थान अटलांटिक महासागर का है। तीसरा स्थान हिंद महासागर का है। चौथा स्थान अटलांटिक माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गया भैया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो अटलांटिक है ना इसे अंटार्कटिक महासागर कर लीजिए, इस प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पे 2 बार हो गया अटलांटिक महासागर, काट लीजिएगा, लेकिन सबसे छोटकू आर्कटिक महासागर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा कहिए तथा सबसे गहरा कहिए, ये प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर में मरियाना खाई स्थित है। बहुत दिन से मरियाना खाई शांत है भाई, उथल पुथल नहीं हो रहा है, मतलब कहने का कि एग्जाम में मरियाना खाई बहुत दिन से नहीं आया है, रख लीजिएगा VVI करके, पता नहीं एग्जामिनर का ध्यान अब यहां तक जाए। डिएगो गार्सिया ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। ग्रैंड बैंक या डागर बैंक का नाम सुने हैं, यहाँ पर मछली ज्यादा होता है। और किस लिए मछली होता है बताए थे कि प्लैंकटन नाम का घास होता है जहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों जलधारा मिल जाता है। तो लेब्राडोर आपका ठंडा जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म जलधारा है, और इन दोनों के धारा जहां मिलते हैं ना यहाँ पर एगो घास हो जाता है प्लैंकटन, है ना। इसी प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां जो है आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे मछली का केंद्र है जिसे ग्रैंड बैंक और डागर बैंक कहा जाता है। कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। इसके अलावा अल नीनो और ला नीनो जानते हैं क्या होता है। तो अल नीनो जो है महासागरीय जल धारा को गर्म कर देता है, और ला नीनो जो है महासागरीय जल को ठंडा कर देता है। तो ये वाली जो दोनों घटना होती है ये प्रशांत महासागर में होती है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच हुई थी। एक बच्चे ने बताया भाई कि तराइन की ठर लड़ाई किसके बीच हुई थी, और एक बच्चे ने बताया कि दोनों ही पूछा गया था। मैंने टेलीग्राम से क्वेश्चन लिया है और मैं अभी नाम भूल रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, है ना। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों बता रखे हैं, सब दिन नहीं बताऊंगा, है ना। वेस्ट है या मतलब इतना टाइप करना, मैं सब दिन इस हिसाब से पढ़ाता हूं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, नहीं तो किताब में तो सब चीज है दादा, है ना। इस युद्ध में मराठों का सरदार कौन था, सदाशिवराव भाऊ। कौन, सदाशिवराव भाऊ, इंपोर्टेंट है। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर विजय हो जाता है। 1556 अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर विजय हो जाता है। और अगला होता है 1757 पलासी का युद्ध, है ना। और पानीपत का तृतीय लड़ाई तो आपने देखा ही ना 1761, यही तो प्रश्न है ना। इसके अलावा 1757 पलासी का युद्ध, इसमें जो है अंग्रेज के तरफ से क्लाइव भाग लिए थे। और एगो 1764 बक्सर का युद्ध, इसमें जो है हेक्टर मुनरो भाग लिए थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा तराइन की थर्ड लड़ाई अगर पूछा गया होगा दोस्त, तो तराइन का जो है दो लड़ाई तो आप जानते ही हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब के बीच में 1191 और 1192 में हुआ, ठीक है, जिसमें 91 वाले में जो है चौहान साहब की विजय हुई थी और 92 वाले में गोरी जीत गया था। लेकिन तराइन की तृतीय लड़ाई भी हुआ था। हमें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तराइन की थर्ड लड़ाई, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कहीं ज्यादा किताब वगैरह में जिक्र भी नहीं होती है। तराइन की थर्ड लड़ाई जो है इल्तुतमिश और कुबच के बीच में हुआ था। ये आपका हुआ था 1215 से और लगभग 3 या 4 सालों तक चला था, मतलब 1216 रख लीजिएगा कि चला था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। कहा जाता है कि इल्तुतमिश इसमें निर्दयी रूप अपनाया था और शासकों को जो है पकड़ के जल में डुबा दिया था, है ना। इस प्रकार की भी कहानी है। ये ज्यादा हमको नहीं लगता है पूछा गया होगा। तराइन की सॉरी पानीपत की तृतीय पूछा गया होगा। आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि तराइन की थर्ड भी पूछा गया था या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित? भैया आर्टिकल 40 दिया गया था। मैंने आपको बता रखा है कि आर्टिकल 40 प्योर ग्राम पंचायत से संबंधित है, वैसे 243 भी संबंधित, लेकिन 243 में नगर निगम भी संबंधित है, क्योंकि 243 कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकलों का खजाना है। ये आर्टिकल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल है 243। इसमें कई ब्रांच है, जैसे GH तक है, ठीक है। जैसे आपने 21 का ए बना दिया, वैसे ही 243 का ए है, 243 का बी है। इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग बात करा गया है, इसीलिए मैंने बताया कि भाई 243 में जो है नगर निगम भी है ग्राम पंचायत में, लेकिन 40 में जो है ग्राम पंचायत है। तो 40 ऑप्शन में था, राइट आंसर हो जाता, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है दादा? 1959 में। कहां से होती है? राजस्थान के नागौर से। संबंधित समितियां जो है अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सब समितियां जो है संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची और 9वीं भाग ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अभी अभी मैंने बताया 12वीं अनुसूची और 9 का ए भाग ये जो है नगर निगम से संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये 11वीं अनुसूची में कितने मदों को शामिल किया गया है या कितने विषय शामिल है, ये आपसे अलग से पूछा जाता है, तो बताइएगा। 29 विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 में बना था और 1993 में लागू हुआ था, और लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल को। इसीलिए हम 24 अप्रैल को प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो गया? ग्राम पंचायत से। और 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर निगम से संबंधित है दादा, ठीक है। नगर निगम से 74वां है ना। दोनों को साथ में इसलिए बता रहे हैं कि आप डिफरेंशिएट भी कर पाए, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री जो वर्तमान में है ये गिरिराज सिंह है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहां है दादा? हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप कहेंगे भैया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। ये क्वेश्चन कई दफा सीजीएल वगैरह में पूछा गया है। इसके अलावा पंचायत में जो एंट्री आपकी होगी, आप सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए भैया? 21 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। पंचायत और नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। बाद बाकी जो भी चुनाव है, जैसे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब कौन करवाते हैं? तो ये जो है केंद्र का जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, वो करवाते हैं। सभी बात समझ में आ गई। अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, ये राजीव कुमार है। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया? इस प्रकार के प्रश्न आए। देखिए रिपीट क्या हुआ प्रश्न है, ये आरबीआई की स्कीम है पेमेंट विजन 2025, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई किस समिति या फिर किस आयोग के द्वारा जो है गठित किए गए थे? तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। मुख्यालय कहां है दादा? इसका मुंबई में है, ठीक है। अब आरबीआई का क्या क्या काम है थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे काफी काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में भी, है ना। आरबीआई सीआरआर तय करता है, सीएलआर तय करता है, रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है, बैंक दर तय करता है ना, बैंक दर तय करता है, नोट छापता है, साख सृजन करता है ना, इनडायरेक्ट रूप से मुद्रास्फीति को कम करने में रोल निभाता है, मौद्रिक नीति बनाता है। तो ये सभी आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से हैं, है ना। इसके अलावा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, है ना। शक्तिकांत दास 25वें हैं, ठीक है। पहला गवर्नर कौन थे? ओसवर्ण सिमिथ थे। कौन थे? ओसवर्ण सिमिथ, ये अंग्रेज थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, है ना, सीडी देशमुख। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। आरबीआई किस प्रणाली
प्रणाली पे नोट छापते दादा? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंक और इसे भारत में अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा सेरोगेसी एक्ट से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपने सेरोगेसी वाला जो है एक मूवी में देखा होगा, प्रीति जिंटा जो है सेरोगेसी मदर का रोल निभाता है, सलमान खान उसमें हीरो रहता है और रानी मुखर्जी को जो है बचवा नहीं होता रहता है, तो उसमें जो है सेरोगेसी का रोल जो है प्रीति जिंटा निभाता है, आपने देखा ही होगा। तो ये वाला जो है बाद में बहुत प्रचलन में आ गया, इसीलिए इस पे 2016 में एक कानून बनाया गया कि लाइक बिजनेस इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप ही समझिए ना कि इस प्रकार से अगर जो छूट दिया होता तो एक बिजनेस बन जाता है ना। तो इसी पे ये इससे क्या पूछा गया था एग्जैक्ट ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सेरोगेसी एक्ट 2016 आया था। अब इसके बारे में उम्र पूछा गया होगा या फिर कुछ इसके जो कानून व्यवस्था है उससे कथन सही गलत पूछा गया होगा, हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूरा क्या था। इसके अलावा अपसेटिंग का एंटोनिम पूछा गया था। भाई अपसेट होना समझ रहे हो ना, बोलते अरे मूड अपसेट है ना, मूड अपसेट है, मूड ऑफ है ना। तो अपसेट का मतलब क्या होता है ना, मतलब परेशान होना, है ना। मतलब देखिए जैसे एक होता है ईज, EASE, ईज मतलब क्या होता है, आराम, शांत, चैन। इसी में आप डी लगा देते हैं तो हो जाता है डिजीज, बीमार, है ना। तो शांत हो तो अच्छा, जैसे ही अशांत हो तो एक न एक तरह से बीमार हो। तो इसीलिए अपसेटिंग का एंटोनिम पूछा था, जो भी शांति का, जो भी खुशनुमा का, जो भी हैप्पीनेस का मीनिंग देता होगा, ये आपका इसका एंटो हो जाता। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम पूछा गया है। देखिए कॉम्प्लेक्स का यूज हम कई मतलब अर्थों में करते हैं। आपने घर के आगे देखा होगा पाटिल कॉम्प्लेक्स, है ना। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स लीजिए, चौधरी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये यहाँ पर घर के अर्थ में भी होता है। और एक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, जटिल, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं बोलते अरे यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। तो कहां से बना है कॉम्प्लिकेटेड? भाई यहीं से बना है, तो इसका मतलब जटिल भी होता है। तो इसका सेनो पूछा गया था, तो परप्लेक्स्ड हो जाता है। मतलब एक तो ये जो पजल हो सकता है, रिडिल हो सकता है ना। इसके अलावा कंफ्यूज्ड हो सकता है, ये सब हो सकता है आपका किसका, कॉम्प्लेक्स का, है ना। इसके अलावा एकम्प्लिशमेंट का सिनोनिम पूछा था। एकम्प्लिशमेंट देखिए एकम्प्लिश होता है, ACCMPLIC होता है। तो जो सी वाला होता है ना, ये पार्टनर इन क्राइम होता है। जैसे कोई गलत काम करने में कोई सहयोगी होता है ना, उसे एकम्प्लिश बोलते हैं, जो सी से इंड करता है। लेकिन अगर एस से इंड करता है ना, सेम स्पेलिंग एस से इंड करता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी काम को पूरा करना, है ना। तो आप समझ ही रहे हैं, आप तो हमसे ज्यादा ही समझदार हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दिया जाता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 मई 2023 और आज आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए थर्ड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और आपको बता दें कि इससे पहले वाले शिफ्ट में ही सचिन तेंदुलकर के पुस्तक का नाम हमने जिक्र किया था, प्लेइंग इट माई वे, और ये यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से ग्रैमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन थे अरिजीत सिंह, AR रहमान, कुमार सानू, एक्सेप्ट्रा एक और, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता हुआ है ये आपका AR रहमान हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि AR रहमान को जय हो संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, AR रहमान हो जाएगा। इसके अलावा भारत में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड किसने जीता, तो पंडित रविशंकर ने जीता है सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड, जो सितार प्ले करते थे। ठीक है। इसके अलावा पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं, जो सितार के प्रमुख वादक हैं। इसके अलावा 2001 ईस्वी में आपको लता दीदी और आपका जो है बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में 1998 में M सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया। इसके अलावा 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका साहब को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये 6 कैरेक्टर जो हैं संगीत से जुड़े हुए हैं और भारत रत्न भी जीते हैं। अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तकी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्मश्री मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो सीधे आपका आंसर जो है, जैसे होता है ना कि बनी हुई खाना है बस खाने में भर की देरी है, वैसा ही इसका ऑप्शन दिया गया था। आज जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है वो चैनल कुछ नाम अलग लिख के रखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं अगले वीडियो में उनका नाम इंक्लूड जरूर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन सहित भेजे हैं,
ये बहुत बड़ी बात है भैया, इतना याद कैसे रख पाए, है ना। तो ये जो है जो आपका संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री दोनों मिला है, ये आपका सितारा देवी ऑप्शन में था, हेमा मालिनी था और श्रीदेवी था। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा सितारा देवी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सितारा देवी कथक से संबंधित है। बात करें हेमा मालिनी का तो ये तो कथक से संबंधित ही नहीं है ना। तो ये कहाँ से आंसर होगा, श्रीदेवी भी कथक से संबंधित नहीं है, तो हेमा मालिनी श्रीदेवी तो ऐसे ही आउट हो गए, तो बच गया आपका सितारा देवी। तो सितारा देवी राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता। सितारा देवी कथक के प्रमुख नृत्यांगना है, और कथक कहाँ का नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, ये सभी के सभी जो हैं कथक से संबंधित है। वैसे भी आपको मैंने बता रखा है कि भाई याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो जो महाराज सरनेम है ये आपको कथक से अटैच कर देना है, जो रेड्डी सरनेम है इसे कुचिपुड़ी से अटैच कर देना है, जो सिंह सरनेम है इसे मणिपुरी से अटैच कर देना है, जो झावेरी बहन है इसे भी मणिपुरी से अटैच कर देना है। तो ये आपको जब याद नहीं रहे तब ये बात हमारा काम में आएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1600 के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, मुझे पसंदीदा क्वेश्चन लगा कि आपसे थोड़ा सा ज्ञान टटोलवाना चाहता है कि आप जानकारी रखते भी हो या नहीं। तो जब 1600 के चार्टर एक्ट हुआ था तो एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी जो ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु हुई है ये एलिजाबेथ सेकेंड थी। ठीक है, जैसे कि अभी आप जानते हैं। और चार्ल्स तृतीय जो है अभी ब्रिटेन के राजा हैं। कौन है, चार्ल्स तृतीय जो है ब्रिटेन के राजा बने हैं, अभी महारानी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इस फॉर्म में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये आपका 1784 ईस्वी में आया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिनका भी एग्जाम किसी भी चीज़ का हो। और कल से मैं आपका CGL का जो है क्लास लगातार रनिंग में ला दूंगा, है ना। कल से जो है CGL की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो जिनको CGL, CHSL, आगामी MTS, SSC, GD यानी जो भी एक्सेप्ट्रा जो TCS क्वेश्चन सेट करते हैं या फिर SSC का है, तो जो भी आप एग्जाम तैयारी करते हो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। और आप लोगों के ही फरमाइश पे ला रहा हूँ। जैसा कि आपने MTS में देखा कि जो हमने 37 प्रैक्टिस सेट दिया था, मिला जुला के 60% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने SSC GD में 7-8 प्रैक्टिस सेट दिए थे वो भी काफ़ी फायदे के रहा, और तब से जो है यहाँ पे मैं बना हुआ हूँ, है ना। तो मैं CGL के लिए भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। एक प्रश्न पूछा गया था प्लेइंग इट माय वे के लेखक कौन है, आज ही मैंने ना जिक्र किया है भाई। इसी का जो है कॉपी पेस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट में। ठीक है, जहाँ पे आपका मिल्खा सिंह का पूछा गया था कि आत्मकथा क्या है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह का जो है बुक था, तो वहीं पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको रखा था। तो सचिन तेंदुलकर जो है लेखक है प्लेइंग इट माय वे के। इसके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है, सौरभ गांगुली है। इस फॉर्म में एक मिलता जुलता किताब कौन सा है, ए लाइफ इज नॉट एनफ। ए लाइफ इज नॉट एनफ, एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, है ना। तो इसके लेखक नटवर सिंह है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नटवर सिंह जो है कांग्रेसी नेता है। इसके अलावा नो स्पिन सेनवार्न का है, वही सेम है जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के हैं, जब उनको कैंसर हुआ था। 281 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण का है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन टेस्ट क्रिकेट में मारे थे, जो BVS लक्ष्मण का हाईएस्ट स्कोर भी है। इसके अलावा वनडे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर हैं। तो आने वाले शिफ्ट के लिए ये किताब सब जरूर याद रखें, है ना। इसके अलावा सुरेश रैना का एक किताब काफ़ी फेमस हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले IPL में सुरेश रैना को किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, तब सुरेश रैना ने अपना एक किताब रिलीज पहले ही करवा लिया था हालांकि, है ना। तो इससे लेके इनके किताब ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि भाई जो इससे ज़्यादा बूढ़े खिलाड़ी को जो है जगह दिया गया। सुरेश रैना तभी भी फॉर्म में था, फिर भी इसे सेलेक्ट नहीं किया गया। तो बिलीव नामक किताब जो है इनकी आत्मकथा है सुरेश रैना का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कब हराया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 के युद्ध में, यानी तराइन की प्रथम युद्ध में हराया था। अब पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है, तराइन की युद्ध हर शिफ्ट में लगाए रहते हैं, पता नहीं क्या मिल जाता है ना। तो 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। अगले ही साल 1192 में तराइन की सेकेंड लड़ाई होती है, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। इसके अलावा तराइन की एक और लड़ाई होती है 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, इसमें इल्तुतमिश का जो है विजय हो गया था। तो तराइन की तीनों लड़ाई आपके सामने मैंने परोस दिया है, रख लीजिएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा पानीपत की 3 लड़ाई होती है, एक तो 1526 में होती है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। इसमें बाबर विजय हो जाता है और बाबर जो है विजय होकर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। बाबर के द्वारा अन्य जो 3 युद्ध और लड़े गए हैं, जैसे यहाँ क्या हो गया 1526, इसका नाम क्या है, पानीपत का युद्ध। तो पानी पियो खाना खाओ, खाना का मतलब खानवा। 1527 चाय पियो, है ना, चंदेरी।
1528 और घर जाओ घाघरा 1529। ठीक है, तो ये चारों युद्ध जरूर ध्यान रखेंगे। खाना खाओ चाय पियो, चाय पियो खाना खाओ पानी पियो घर जाओ, है ना। पानीपत, है ना, खानवा, चंदेरी और घाघरा लगातार इस भी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या है, तो शेख उमर शेख मिर्जा। बाबर भारत आने से पहले कहाँ के शासक थे, तो फरगना के। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पानीपत की सेकेंड लड़ाई जो होती है ये 1556 में होती है, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर की विजय हो जाती है, और अकबर की जो विजय होती है तो इसका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, कलनौर में। कितने वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था में। आपसे पूछा जाता है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट कौन था, तो आपका जो है बैरम खां। दोस्तों अब तो मुझे आप लोगों के साथ क्या ही बड़ाई अपनी करनी, मतलब इतनी ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में एक्सपीरियंस हो गया है। लगभग कम से कम 30-40 एग्जाम तो मैं खुद कंडक्ट किया है, और एक योद्धा ही बता सकता है कि युद्ध भूमि में क्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से उसी पे काम करता हूं कि भाई आने वाले शिफ्ट में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया तो इसको कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसी पे काम करता हूं और आपको फायदा हो जाता है, इसीलिए आप मुझे प्यार करते हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट है ये 1761 में है, पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है। इस युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था, ये कई बार पूछा गया है, तो सदाशिव राव भाऊ जो है पानीपत की थर्ड लड़ाई में मराठों की तरफ से सेनापति थे। ठीक है, इसके अलावा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। इसमें पूछा जाता है कि अंग्रेज की तरफ से कौन लड़े, तो हेक्टर मुनरो लड़े थे, हेक्टर मुनरो, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, इसमें अंग्रेज की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस बक्सर के युद्ध के हार के परिणाम स्वरूप ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें उड़ीसा, बिहार, बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेज को सौंपनी पड़ती है। लेकिन ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। शाह आलम द्वितीय कौन है भाई, जो मुगल शासक थे उस समय का। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, भैया खिचड़ी कहाँ का त्योहार है। आप देखिए खिचड़ी सभी जानते हैं भाई कि जो मकर संक्रांति होते हैं तो यूपी में खास करके इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है, और बिहार में भी इस दिन खिचड़ी बना करके खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और एक स्टेट का और का नाम दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये वही त्योहार है जो बिहार में मकर संक्रांति होता है ना, गुजरात में उत्तरायण होता है ना, पंजाब में लोहड़ी वगैरह हो जाता है, तो ये वही त्योहार है। इसी का जो है अलग अलग जगह पर, तमिलनाडु के अंदर पोंगल हो जाता है। पोंगल ध्यान रखेंगे, पोंगल तमिलनाडु के अंदर मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाली त्योहार है, और तमिलनाडु के अंदर जो पोतांडु है ये नववर्ष त्योहार है, जो तिला संक्रांति होता है, जिसे हम मकर माफ कीजिएगा, ये जो है नववर्ष वाला त्योहार है पोतांडु तमिलनाडु में, और ये जो आपका ये जो खिचड़ी वाला त्योहार है ये पोंगल है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है। यहाँ पे आपको नीचे जो है सीट दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया है, मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि शतरंज के खेल में कितने सफेद घर होते हैं। देखिए भैया सब शतरंज के खेल जो है इस प्रकार के होते हैं, इसमें 64 घर होते हैं, जिसमें से तो 32 सफेद होता है और 32 ब्लैक या ब्राउन रंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सफेद घर का पूछा गया था, तो आपका 32 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शतरंज में कुल कितने घर होते हैं, तो 64 घर होते हैं, जिसमें 32 सफेद और 32 काला होता है। शहनाई में कुल कितने छिद्र होते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, तो शहनाई में जो है ये आपका 7 छिद्र बना होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये देखिए सीट कि किस त्योहार को क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कह देते हैं, और अन्य जगह पे जो है इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा पोंगल तमिलनाडु में कहते हैं, मकर बिलक्कू केरला में कहते हैं, उत्तरायण गुजरात में कहते हैं, लोहड़ी पंजाब में कहते हैं। तो आप समझ गए कि ये किस महीना का त्योहार है ना। और इसके अलावा जो नववर्ष है वो मैंने तमिलनाडु का बताया पोतांदु है, केरल का जो नववर्ष है ये बीसू है, बिहार का जो नववर्ष है शीतल है, महाराष्ट्र का जो नववर्ष है गुड़ी पाड़वा है ना। इसके अलावा जो आपका पंजाब का नववर्ष है इसे बैसाखी कहा जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर विभेद जरूर ध्यान रखेंगे। पहले नववर्ष से क्वेश्चन आ रही थी, अब जो है मकर संक्रांति वाला मतलब पेज से जो है क्वेश्चन आएगा। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, टुडे एग्जाम टेलीग्राम का नाम है, तो आप वहां से जो है इसे देख लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है पूछा गया है, तो भैया ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। काफी इजी क्वेश्चन है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जो भी है, और आपका जो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, सतरिया जो है असम का है, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य के नाम आपके सामने हैं। अब तो पुराने हो गए होंगे आप मेरे साथ, अब तो झूम गए होंगे भैया, है ना। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ये भरत मुनि है भैया, नाट्य शास्त्र के लेखक, और इसी पे आधारित है आपका ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो सतरिया नृत्य है ये वैष्णव
वैष्णव संत शंकर देव से प्रेरित है, यानी भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिमालय पर्वत की बनावट किस प्लेट से हुई है। देखिए, हिमालय पर्वत की जो बनावट है अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कथन के अनुसार था या ए बी और सी दोनों था, इस प्रकार से ऑप्शन था। क्योंकि हिमालय की पर्वत जो है ये पूरे के पूरे एक प्लेट से नहीं बना है। हिमालय की पर्वत मेटामॉर्फिक से बना है, अब शादी से भी बना है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है ये टेथीज सागर के खिसकने से हुआ है। पहले जमाने में, कभी बहुत दिन पहले, जब हमारी मान लीजिए कि 100 पीढ़ी पहले, है ना, जब टेथीज सागर नाम का यहाँ पे एक सागर हुआ करता था, जब पेंजिया का पतन होता है और विश्व दो भागों में बढ़ जाता है, अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत भाई किस लैंड का हिस्सा है, तो बता दीजिएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत, ठीक है। तो टेथीज सागर के जगह पे जो है आज हिमालय पर्वत खड़ा है, जो विशाल अपने आप में जो है एक लोहा मनवा रही है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो आप बताइएगा न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन बलद पर्वत, या इससे मैं देहाती भाषा में आपको समझा चुका हूं, जिसे जिंदा पर्वत कहते हैं, ठीक है, जिससे जो है उद्गार होती रहती है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 356 और 360 क्या है। भैया आर्टिकल 356, 360 और 352 समझा चुके हैं कि ये आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित है, तो ये आपका आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात होती है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात होती है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन होती है। देखिए, एक बात और पूछा जाता है आपसे, एक सेकेंड, एक बात और पूछा जाता है आपसे कि भारत में जो है वित्तीय आपात कितनी बार लगी है, तो आप कहेंगे कि भाई 0 बार लगी है। एक बात और पूछा जाता है आपसे कि भारत में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के अनुसार आपातकाल कब लगी थी। पहली बार तो 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपातकालीन व्यवस्था है ये कहाँ से ग्रहण किए हैं हम, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हम जनता को, जैसे हमको आपको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है, यानी फंडामेंटल राइट, FR लिख दिया, तो ये आपातकाल के दौरान चेंजेबल है भैया, चेंजेबल है, गुड नॉलेज है ना, आपातकाल के दौरान चेंजेबल है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे हमको मौलिक अधिकार है हम तो बोलबे करेंगे, आपातकाल लगे चाहे कुछ, ऐसा नहीं है। आपातकाल के दौरान आपसे मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस है मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में। नीति निदेशक तत्व जो है ये कभी नहीं बदलते हैं, चाहे आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, लेकिन मौलिक अधिकार आपका चेंजेबल है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये गुड नॉलेज है ना। इसके अलावा आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये तो मैंने बता ही रखा है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनयन करता है। जब भी मैंने कुछ भी बताया राष्ट्रपति के बारे में तो ये क्वेश्चन जरूर बताया 2 चीज कि भाई, एक तो एनी बेसेंट को जब भी मैंने डिस्क्राइब किया तब भी मैंने आपको बताया कि भाई एनी बेसेंट जो है ये आयरलैंड की लेडी है, आयरलैंड से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। एक तो सबसे पहले एनी बेसेंट साहिबा, जिन्होंने भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में आके जो है एक अलग रोल अदा किया है, जो हमारे आज़ादी में इनको जो है नाम लिया जाएगा सदियों तक। इसके अलावा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति साहब करते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व जो आपका भाग 4 में रखा गया, जिसकी अभी मैंने जिक्र किया था, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। तो यहाँ पे जो 12 सदस्य हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है कि राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 तो इलेक्ट होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। तो ये 12 राइट आंसर हो जाता। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। राज्यसभा जो है ये अपर सदन होता है और लोकसभा जो निम्न सदन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का संसद किस किस से मिलकर बना होता है, तो भैया राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। इसके अलावा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। बातों पे गौर फरमाइएगा, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। आर्टिकल 85 के थ्रू लोकसभा का विघटन समय से पूर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अब तो ये हो गया भाई, ये जो लोकसभा और राज्यसभा घर है, पूरा जो असेंबली है, इसकी बात मैंने अभी करा। अब हम सदस्य को रिलेट करके बात करेंगे। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आई होप आप समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं। जो सदस्य उसमें जो सदस्यता लेते हैं, जो सांसद हैं, जो लोकसभा के सांसद है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और जो राज्यसभा के सांसद है वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और जो लोकसभा का कार्यकाल है उसका अपना असेंबली का पूरा का तो 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, जैसे अभी फिर से 24 में चुनाव होंगे, ठीक है। और जो राज्यसभा का होता है वो परमानेंट होता है, कभी विघटित नहीं होता है। लोकसभा में जो मिनिमम उम्र सीमा रखा गया है 25 वर्ष है और राज्यसभा में मिनिमम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष रखी
रखी गई है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत किस देश को छोड़कर मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बन जाएगा, या राज्य बन जाएगा, या देश बन जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत भी एक स्टेट ही है। हमारे लिए ना भारत एक देश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां पे इतना देश है तो उनके लिए एक स्टेट ही होगा। तो मैंने लैंग्वेज सही है लिखा है ना। तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बन जाएगा या देश बन जाएगा, ये आपका चीन को पछाड़ के जो है भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट बन गया है वर्तमान में। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, इसमें भारत की जनसंख्या जो है 142.5 करोड़ बताया है। ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलेटेड हो जाएगा चाइना को पछाड़ के। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंक जो है न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन एगो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आप जानते हैं दोस्तों, मेरे पास पेन नहीं है, पेन खराब हो गया है, इसीलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। डोंट वरी, कल पेन आ जाएगी, कल से फिर वही रंग में नजर आएंगे, है ना। एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है, आज ही जिक्र किया था। एलिफेंटा का पास कहेगा ना, एलिफेंटा पास कहेगा ना, पास मतलब दर्रा टाइप से होता है, तो ये आपका श्रीलंका के अंदर हो जाता है। लेकिन एलिफेंटा, अजंता, महाबलेश्वर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी कहाँ है भैया, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा एलिफेंटा का गुफा, अजंता का गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, महाबलेश्वर ये वही महाबलेश्वर है जहां से कृष्णा नदी की उद्गम होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी के सभी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आपसे पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंडिया गेट है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं मांगता है। इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है, इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका है मुंबई के अंदर। अजंता और एलोरा की गुफाओं को संरक्षण कौन प्रदान किए थे भैया, राष्ट्रकूट शासक ने प्रदान किया था। आपको मैं बता दूं कि जो अजंता की गुफा है इसमें टोटल कितने गुफा हो जाएंगे, केव तो 30 गुफा बताइएगा। इसके अलावा एलिफेंटा पास जो है, फिर से मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एलिफेंटा पास का मतलब दर्रा टाइप से, तो ये श्रीलंका के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करता है, भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है, भारत और श्रीलंका को राम सेतु अलग करता है, भारत और श्रीलंका को एडम ब्रिज अलग करता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने किसे हराया था। अब देखिए, युद्ध से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कन्नौज के युद्ध में आज ही चर्च किया ना भैया 1540 में, क्योंकि इसलिए चर्च करना जरूरी है। हुमायूं को मुगल वंश में अभागा शासक कहा गया है, क्योंकि ये जो है हमेशा पराजय का ही सामना किया है। तो इसे शेरशाह सूरी ने 1540 में हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में। उससे 1 साल पहले जो है चौसा का युद्ध होता है या बिलग्राम का युद्ध होता है 1539 में, इसमें भी शेरशाह सूरी को हरा दिया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिलग्राम का 1540 में हो जाएगा, चौसा का 1539 में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये अपदस्थ हो गए थे और बीच में जो है सूर्यवंश की स्थापना कर लिए थे, कौन, शेरशाह सूरी, जो काफी दिनों तक रहा। ठीक है, इसके अलावा सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी हो गया। इसका मकबरा कहाँ है पूछा जाता है, तो सासाराम बिहार में है, और शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम है ये फरीद खान था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर को पद्म पुरस्कार कब मिला। देखिए, एक बच्चा तो बता रहा है भाई पद्म पुरस्कार कब मिला, एक बच्चा बता रहा है भाई सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कब मिला। खैर, दोनों मिला। भारत रत्न वाला तो मैं बता चुका हूं, लेकिन पद्म वाला नहीं बताया था। ठीक है, देखिए, भारत रत्न मिला है 2014 में। जिस ईयर में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है, उसी साल जो है सचिन तेंदुलकर को आपका भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा 1998 में पद्म श्री मिला था, और 2008 में पद्म विभूषण दिया गया है किसे, सचिन तेंदुलकर को। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो हैं पर्सन है, और इसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है भैया, है ना। अगला प्रश्न, सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो आज ही ना चर्च किए हैं भैया हो, तो अरुणाचल प्रदेश है। कुछ और ले लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन गोवा, है ना। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे 2011 में तो 2.2 था, है ना। दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 17.64 था, है ना। टोटल साक्षरता की बात करेंगे तो 74.04% था। टोटल लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 था। टोटल जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 था। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ पूछेगा, लेकिन जो फ्लो में मैं बोल पा रहा हूँ वही फ्लो आपको चाहिए। देखिए, है ना, यूं ही जय जयकार नहीं होती। अमिताभ बच्चन का एक कोट है भैया, इसे जरूर याद रखें, है ना। गलाना तो पड़ेगा शरीर को, है ना। शुरू में जो अभी आप ये आपका डिपॉजिट है, आप डिपॉजिट जैसा ही करोगे, जितना डालोगे उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड ले लेता हूँ, 5-10 सेकंड, जो तैयारी करते हैं ना, तो अपना ठेका समझिए। ठेका जैसे ठेकेदार कैसे है कि 10 दिनों का काम जो है 5 दिनों में निपटाना चाहता है ताकि दूसरे जगह काम कर सके, है ना। सेम वैसे ही आपको सोचना है कि मैं कितना जल्दी निपटा लूँ, है ना,
क्योंकि ये आपका ही बिजनेस है, आपका ठेका है भाई। आप कब कितना जल्दी कर लेते हो उतना ज़्यादा फायदा में रहोगे, है ना। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं, जो जनसंख्या घनत्व वाला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है मिजोरम का है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या शामिल होता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या क्या था, ठीक है। तो जो इसमें जो लेन मतलब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बेचकर इसके एवज में कुछ, मतलब ऐसा है ना। सरकारी संपत्ति के लिए खास करके ये यूज होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो मुझे बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था, तब मैं आपको आंसर जो है बता सकता हूँ। इसके अलावा एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, टेम्पोररी अलायंस ऑफ टू पर्सन और टू पार्टीज इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन था फेडरेशन, कोलेशन। तो यहाँ पे कोलेशन हो जाएगा। फेडरेशन तो बेसिकली एक संघ होता है जो थोड़ा देर परमानेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे कोलेशन अच्छा लग रहा है, कोलेशन ही राइट आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिल जाएगी। कमेंट शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखें जिनको एग्जाम देना है ना।